हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बॉन्ड्स के कुछ पैरामीटर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बेसिकली 3 पैरामीटर्स रडार पे हैं जो हम लोग आज स्टडी करना चाहते हैं। उनमें एक है बॉन्ड लेंथ, एक है बॉन्ड एनर्जी और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन सभी में बॉन्ड एंगल। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। बॉन्ड लेंथ से शुरू करता हूँ। सबसे पहले नाम से पता चल रहा है बॉन्ड्स की लेंथ को शायद कुछ डिफ़ाइन करने का एक पैरामीटर रहता होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये 2 एटम्स हैं अलग अलग और ये उनकी शेल्स हैं जिनके पास कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओवरलैप होने के बाद ये बॉन्ड बनाएंगे। लाइक ऐसे बॉन्ड बना लिया। ये वो शेयर्ड पेयर इन दोनों के बीच में आ जाएगा। इस न्यूक्लियस का सेंटर और इस न्यूक्लियस का सेंटर, ये जो बीच का डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ये बॉन्ड लेंथ कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे पहला फैक्टर है साइज, कि एटम का साइज क्या है। जितना बड़ा एटम का साइज होगा, लाइक सी हियर, एक एटम मैंने वही रख लिया बट दूसरा एटम मैंने बड़ा ले लिया। इसका सेंटर और इसका सेंटर, ये डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ है। मतलब बॉन्ड लेंथ आप साफ देख सकते हैं। इसके कंपैरिजन में ये वाला बॉन्ड लेंथ काफ़ी बड़ा हो गया है जब मैंने एक एटम को बड़ा किया। अगर मैं दोनों को बड़ा कर दूं, सी हियर लाइक दिस, तो ये बॉन्ड लेंथ एक बार फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब बॉन्ड्स जिन 2 एटम्स के बीच में है उसका साइज़ एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा। ऐसा समझ लीजिए एटम्स स्फेरिकल बॉल हैं। एक बार 2 बॉल्स चिपका रखी हैं, अगली बार 2 बड़ी बॉल, अगली बार 2 और बड़ी बॉल, अगली बार 2 और बड़ी बॉल। रिजल्टिंग उनके न्यूक्लियाइज के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, यानी कि बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाएगा। साइज़ ऑफ एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लार्जर द साइज ऑफ एटम, larger size of atom, larger is bond length। ये एक सिंपल सा और सबसे आसान तरीका है बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करने का। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं। जैसे एक फैक्टर है बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, कि 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड कितने हैं। लाइक जैसे मैं आपको 3 एग्जांपल यहाँ पे दिखाऊं। एक ये कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, एक ये कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, एक ये कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है। आप कोई भी एग्जांपल्स मैं सिंपलेस्ट ले लेता हूँ। ये इथेन है, ये इथीन है और ये एसिटिलीन है। तो यहाँ कार्बन कार्बन के न्यूक्लियाइज के बीच का गैप सबसे कम होगा क्योंकि 3 फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं, 3 बॉन्ड हैं। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे एटम उतना क्लोज हो जाएंगे, इनके न्यूक्लियाइज के बीच का गैप उतना कम हो जाएगा, जबकि यहाँ न्यूक्लियाइज के बीच का गैप ज़्यादा रहेगा। तो बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है। लार्जर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, लेसर इज बॉन्ड लेंथ। ये हमारा दूसरा फैक्टर है जो बॉन्ड लेंथ को डिसाइड कर सकता है। इसके अलावा एक फैक्टर और है और वो है हाइब्रिडाइजेशन। जनरली सिंपल वे में बताऊं तो sp हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड लेंथ लेसर होता है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड का उससे ग्रेटर और sp3 का तो सबसे ज़्यादा। एक एग्जांपल से समझिए इसको अच्छे से कि हम हाइब्रिडाइजेशन में किस बॉन्ड की बात कर रहे हैं। मेरे पास ये CH बॉन्ड है जिसमें ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये CH बॉन्ड है जिसमें ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये CH बॉन्ड है जिसमें कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। सी दिस वन इज sp3, दिस वन इज sp2। कैसे पता चल पा रहा है मुझे इनकी हाइब्रिडाइजेशन का? ट्रिक है सिंपल सी, पीछे बता के भी आया हूँ हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक में। 2 पाई बॉन्ड है कार्बन के साथ sp, 1 पाई बॉन्ड है कार्बन के साथ sp2, एक भी पाई बॉन्ड नहीं है कार्बन के साथ sp3,
तो जो sp3 कार्बन और H के बीच का बॉन्ड लेंथ होगा वो लंबा होगा, दिस वन इज लॉन्गर एंड दिस वन इज शॉर्टर। ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये पर्टिकुलर ऑर्बिटल की, देखो ये कार्बन की एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आई होगी यहाँ पे ऐसे, और ऐसे ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आई होगी कार्बन की ऐसे, बाकियों को छोड़ो इधर वालियों को, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आई होगी जिसके साथ H ने सिग्मा बॉन्ड बनाया है, और इधर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आई है जिसने H का सिग्मा बॉन्ड बनता हुआ आप देख पा रहे हैं। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब s करैक्टर काफ़ी कम है इस ऑर्बिटल में। तो उस s करैक्टर के कम होने से ये जो कार्बन है ये इस पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा नहीं खींचेगा, मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, और ये इस पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। जितना ज़्यादा s करैक्टर होता है किसी ऑर्बिटल में, मतलब वो उतनी ज़्यादा न्यूक्लियस की तरफ पेनेट्रेट करती है, पेनेट्रेशन पावर उस ऑर्बिटल की ज़्यादा होती है। s ऑर्बिटल की पेनेट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा है, sp की उससे कम है, sp2 की उससे भी कम है, sp3 की उससे भी कम है, p3 की तो सबसे कम है, p की तो सबसे कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इसी से कंपेयर किया जाता है। हमें ये कहा जाता है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि इसमें s का करैक्टर ज़्यादा होता है इस ऑर्बिटल में, और s का करैक्टर ज़्यादा होना मतलब न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा खींचे होना, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक्सटेंट ज़्यादा होना। बॉन्ड लेंथ भी सिमिलरली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिस किसी बॉन्ड में s करैक्टर ज़्यादा होता है, जिस भी किसी बॉन्ड में s करैक्टर ज़्यादा होता है तो मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टन होती हैं। तो ये वाला बॉन्ड शॉर्ट होगा, ये वाला बॉन्ड लार्जर होगा CH, और ये वाला बॉन्ड और भी ज़्यादा लार्जर होगा। तो मेनली आई शुड से ये 3 पैरामीटर्स हैं जो हमें बॉन्ड लेंथ का आइडिया देंगे कि कौन सा पर्टिकुलर बॉन्ड लंबा होगा और कौन सा छोटा। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। होती क्या है बॉन्ड एनर्जी? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, सपोज करें HF मॉलिक्यूल है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको कुछ एनर्जी लगानी पड़ती है, वो बॉन्ड एनर्जी है। या H और F में जब ये बॉन्ड बनता है तो एनर्जी निकलती है, ये वही वैल्यू होती है, इसको भी बॉन्ड एनर्जी कह सकते हो। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल बॉन्ड और एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, उसी को बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। जैसे मान लीजिए हमारे पास CH4 है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, इन सबको तोड़ने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। हम लोग क्या करते हैं, चारों बॉन्ड्स की एवरेज एनर्जी रिपोर्ट करते हैं। लाइक कोई मुझसे कहे कि CH बॉन्ड एनर्जी क्या होगी मीथेन में, तो मैं चारों की बॉन्ड एनर्जीज का सम करके 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो वो एवरेज एनर्जी CH की बॉन्ड एनर्जी होगी। क्या सबकी अलग अलग होती है? यस, एक बॉन्ड आप तोड़ेंगे कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, दूसरे के लिए कुछ और होगी, तीसरे के लिए कुछ और होगी। हम अभी यहाँ पे ये नहीं समझ सकते कि ये कैसे बदल जाती है, जबकि लेंथ तो सेम होनी चाहिए, सेम कार्बन है, सेम हाइब्रिडाइजेशन है, सेम एटम्स हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही मैं एक बॉन्ड को तोड़ता हूँ तो इन बॉन्ड्स में S करैक्टर का डिफरेंस आ जाता है, S करैक्टर का परसेंटेज चेंज हो जाता है। अभी प्रेजेंटली बताऊँ तो इस पर्टिकुलर बॉन्ड में 25% S करैक्टर है, 75% P करैक्टर है। आइडियल जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसमें यही होता है, और ये एक आइडियल हाइब्रिडाइजेशन वाला मॉलिक्यूल है। जबकि अगर मैं यहाँ से एक बॉन्ड को तोड़ दूंगा तो उस टाइम पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर ना भी बदले और वो sp3 ही रहे, तो भी जो परसेंटेज S करैक्टर होता है इन बॉन्ड्स के अंदर वो कुछ फ्लक्चुएट हो जाता है, कुछ डिफर कर जाता है। मतलब वो हाइब्रिडाइजेशन में जो 25% S करैक्टर में बोलता हूँ sp3 में, वो सिर्फ आइडियल sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल्स में ही होता है। कुछ नॉन आइडियल भी होते हैं जहाँ पे एंगल एग्जैक्टली 109 डिग्री नहीं होता, लाइक जैसे अमोनिया में देखें आप,
तो अमोनिया में एग्जैक्टली जो एंगल है वो 109 नहीं है, वो 107 है, मतलब कुछ फ्लक्चुएशन है। तो मतलब अगर मैं इन ऑर्बिटल्स में एस करेक्टर की बात करूं, हालांकि मैं बोलता हूं अमोनिया sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन वो p3 कंप्लीट 25:75 की रेशियो में नहीं होते हैं। एस और p कुछ डिफरेंट होता है, हालांकि हमें वहाँ पर जाना नहीं है, हमें उस बात को पढ़ना नहीं है। बस इतनी सी छोटी सी बात याद रखनी है कि ये चारों बॉन्ड हमें लग रहा है सेम है, हमें लग रहा है कि जितना इसको तोड़ने के लिए एनर्जी लगाना पड़ेगा उतना इसको, उतना इसको, उतना इसको, बट रियल सेंस में इन सब की एनर्जीज कुछ अलग अलग रहती हैं। तो सभी का एवरेज हम लोग CH बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या एवरेज बॉन्ड एनर्जी बोल देते हैं। सिंपल वे में याद रखो, अभी ये ज़्यादा इस चक्कर में मत पढ़ना, ये SP करेक्टर्स को मैं यहाँ कहाँ फंसाऊँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहता ये कि S करेक्टर हर बॉन्ड में कितना कितना होगा, ना ही वो हमारी रिक्वायरमेंट है। हमें सिर्फ ये समझना है कि एक पर्टिकुलर बॉन्ड जब आप तोड़ रहे हैं तो उस जैसा ही दूसरा, तीसरा, चौथा बॉन्ड सेम एनर्जी, एग्जैक्टली सेम एनर्जी पोजेस करता होगा, ऐसा रेयर होता है। नॉर्मली हम चारों बॉन्ड्स की एनर्जी का एवरेज बॉन्ड एनर्जी, इसका एक पर्टिकुलर बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए लगने वाला एनर्जी बोलते हैं। तो जो ये बॉन्ड एनर्जी होती है वो बॉन्ड एनर्जी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर मैं एक लाइन में बोल दूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उतनी लेसर एनर्जी लगानी पड़ेगी, मतलब बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक इतना बड़ा बॉन्ड है, लाइक पेंसिल, मैं 2 टुकड़े आराम से कर सकता हूँ, ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। और एक छोटा सा टुकड़ा है पेंसिल का, मैं उसके 2 टुकड़े करना चाह रहा हूँ, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। जितना छोटा बॉन्ड होता है उतना उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये बात सेटल्ड है, बट कहीं कहीं पे हमें ये दिक्कत देती है। C1 एग्जाम्पल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहेगा, मेरे पास ये FF बॉन्ड है, मेरे पास ये CL बॉन्ड है, मेरे पास ये BR बॉन्ड है, और मेरे पास ये आयोडीन और आयोडीन का बॉन्ड है। वहीं दूसरी तरफ मेरे पास एक HF बॉन्ड है, एक मेरे पास HCl बॉन्ड है, एक मेरे पास HBr बॉन्ड है, एक मेरे पास HI बॉन्ड है। तो आपको पता ही है साइज़ बड़ा होता जा रहा है एटम का, तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होता जाएगा, बॉन्ड वीक होता जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, तो डेफिनेटली आप HF के साथ जाना चाहेंगे कि HF की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद किसका नंबर आएगा जी, HCl का आएगा, फिर HBr का आएगा, और फिर HI का आएगा। ये सिंपल सा सीक्वेंस बनता है हमारे पास, और ये बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अब यही कंसेप्ट मैं यहाँ पे लगाने लगूँ और मैं कहूँ कि भाई बॉन्ड एनर्जी इसकी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ सबसे शॉर्टर है, तो मैं गलत हो जाता हूँ। जब मैं सीक्वेंस को देखता हूँ, सिर्फ अगर मैं इन 3 का सीक्वेंस देखूँ तो मैं बिल्कुल सही पाता हूँ। Cl2 की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है, देन इट इज़ Br2 एंड देन इट इज़ I2। इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आता। तो उस हिसाब से मुझे लगता था कि फ्लोरीन का नंबर 1 होना चाहिए, फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि उसका बॉन्ड शॉर्टर है। डेफिनेटली उसका बॉन्ड शॉर्टर है, बट शॉर्टर होते हुए वो एक्सेप्शनली वीक है। अगर मैं सीक्वेंस आपको बताऊं तो Cl2 की सबसे ज़्यादा है, फिर Br2 आता है, फिर F2 आता है, और फिर I2 आता है। तो ये F2 यहाँ तीसरे नंबर पर क्यों खिसक गया जबकि मैं पहले नंबर पर डालना चाहता था? उसका एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ फ्लोरीन के पास कुछ लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे भी लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं। ऐसे समझ लो 2 छोटी छोटी बॉल्स हैं और उनके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और वो 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिपेल करता है। छोटी छोटी बॉल्स मतलब वो 6 इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड, एक बॉल पे भी अच्छा खासा कंसनट्रेटेड, दूसरी पे भी अच्छा खासा कंसनट्रेटेड, दोनों नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करके बॉन्ड छोटा तो रहता है बट वीक बहुत होता है, बहुत ही कम एनर्जी लगाने पे वो टूट जाता है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो क्लोरीन पे भी हैं सेम वैसे ही, 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे, लेकिन बड़े साइज़ की बॉल्स हैं और थोड़ी दूरी पे हैं, तो चार्ज भी कम कंसनट्रेटेड है। रिजल्टिंग रिपल्शन इतना इफेक्टिव नहीं है, ना ही ब्रोमीन के केस में ना ही आयोडीन के केस में। तो इसलिए फ्लोरीन एक्सेप्शनली अपना फर्स्ट पोजीशन होल्ड नहीं कर पाया, रादर वो थर्ड पोजीशन पे खिसक गया। इस बात का कोई जवाब नहीं है फोर्थ पे क्यों नहीं गया सर, या सेकंड पे क्यों नहीं गया। जहाँ गया वो जाने दो, आप सीक्वेंस को याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है ये बॉन्ड एनर्जी को लेके हैलोजेंस के अंदर, कि I2 का जो बॉन्ड एनर्जी है वो डेफिनेटली सबसे कम है, बट फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा नहीं है। फ्लोरीन यहाँ पे थर्ड रैंक होल्डर है इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जीज। कहाँ पे ये दिक्कत आएगी? जहाँ पे ये लोन पेयर पंगे करेगा वहाँ पे ये दिक्कत आएगी। कोई और एग्जांपल दिखाऊं मैं आपको यहाँ पे, तो मैं आपको ग्रुप 16 के कुछ बॉन्ड्स दिखा सकता हूँ। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बॉन्ड देखिए, सल्फ़र सल्फ़र में बॉन्ड देखिए, सेलेनियम सेलेनियम में बॉन्ड देखिए,
टेल्यूरियम टेल्यूरियम में बॉन्ड देखिए, मुझे लग रहा था ये सबसे छोटा है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, बट एक्सेप्शनली यहाँ पे भी जो लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन पे, वो रिपल्शन की वजह से इस बॉन्ड को एक्सेप्शनली वीक बना देते हैं। फिर नंबर 1 पे हमारा सल्फर आता है, फिर उसके बाद सेलेनियम टेल्यूरियम। अब ऑक्सीजन कहाँ जाएगा मैं पक्का नहीं बता सकता, वो फिर मुझे डाटा देखना पड़ेगा बॉन्ड एनर्जी का, मे बी वो सेकंड चला जाए, थर्ड चला जाए या लास्ट चला जाए, अब वो डाटा बता सकता हूँ मैं। उसकी पोजीशन जब तक मुझे पड़ी हुई नहीं होगी तो मैं नहीं बता पाऊँगा, बट श्योर है वो फर्स्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगा इस रिपल्शन की वजह से, इन शेयर्ड पेयर्स के अनशेयर्ड पेयर्स के रिपल्शन की वजह से। कोई और एग्जांपल दिखाऊं? कार्बन कार्बन है, सिलिकॉन सिलिकॉन है, जर्मेनियम जर्मेनियम है, टिन टिन है। किसका बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है? कार्बन का। हाँ, कार्बन का, वही है नंबर 1 पे, उसी की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, उसी की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है। छोटा भी है वो, उसके पे लोन पेयर होता ही नहीं है। कार्बन तो हमेशा 4 बॉन्ड बनाए दिखता है हमें। लोन पेयर कब आते थे? मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी कहीं बताया था कि ग्रुप 15, 16, 17 के मेंबर्स स्पेशली फोकस कराया था, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हैलोजेंस, उन्हीं के ऊपर लोन पेयर्स आते हैं, तो वहीं ये रिपल्शन की स्टोरी आती है। अभी जस्ट मैंने एग्जांपल लिख रखा था HF का, HCl का, वहाँ तो ऐसी कहानी नहीं थी कोई, वहाँ सिर्फ एक एटम पे लोन पेयर्स थे, इधर तो कोई था ही नहीं लोन पेयर। H तो बेचारा एक इलेक्ट्रॉन वाली बॉडी है, इसके साथ वो शेयर्ड अप हो गया, तो अब वो कहानी खत्म। तो सिंपल बॉन्ड लेंथ ही डिसाइड कर रही थी। बट ग्रुप 16 के अंदर और 17 के अंदर स्पेशली यू शुड नोटिस, 16 में भी है ये, कि वहाँ पे एक्सेप्शनली जो फर्स्ट मेंबर है वो अपनी फर्स्ट पोजीशन होल्ड नहीं कर पाता बॉन्ड की एनर्जी की स्ट्रेंथ पे, और वो खिसक के किसी दूसरे लोअर लेवल पे चला जाता है। जैसे हेलोजन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट था तो मैंने आपको बता दिया, आप उसका रैंक याद करें, F2 थर्ड नंबर पे चला जाता है बॉन्ड एनर्जी की सेंस में। अदरवाइज अगर लोन पेयर का इश्यूज नहीं है तो फिर आप अपनी उसी पुरानी स्टाइल पे चलते रहें। बॉन्ड लेंथ देखिए किसकी ज़्यादा है, मतलब बॉन्ड एनर्जी उसकी कम होगी। लाइक अगर मैं अब इसको जोड़ूं एटम के साइज से तो मैं कह सकता हूं जितना बड़ा एटम का साइज होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। अगर मैं बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी से जोड़ूं तो जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे उतना बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा, जितने कम बॉन्ड्स होंगे तो एटम्स के बीच में उतना बॉन्ड एनर्जी कम होगा। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी से बता सकता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन पे बता सकता हूँ कि ये जो बॉन्ड होगा sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ और ये जो बॉन्ड है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ, मैं अभी बता के आया हूँ कि ये वाला बॉन्ड लंबा होगा तो ठीक है उसकी बॉन्ड एनर्जी भी कम होगी और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। ये सिंपल सा एक पॉइंट है जो आप बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड याद रख सकते हैं। उसके बाद हम पर्टिकुलरली बात करेंगे यहाँ पे बॉन्ड एंगल्स को लेके कि ये बॉन्ड एंगल्स क्या होते हैं और ये कैसे डिसाइड किए जाते हैं। ये थोड़े से टिपिकल हैं, कई बातें हमें देखनी पड़ती हैं बॉन्ड एंगल को देखने के लिए कि बॉन्ड एंगल कैसे डिसाइड किया जाता है। तो उस बात को समझने के लिए आप सबसे पहले एक थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड देख लीजिए कि बॉन्ड के एंगल्स कैसे बनते हैं और कौन से फैक्टर्स उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते होंगे। तो मैं आपके सामने एक कंपाउंड लेके आ रहा हूँ CH4, एक कंपाउंड लेके आ रहा हूँ BF3, एक कंपाउंड लेके आ जाता हूँ BeCl2। ये मेरे पास 3 कंपाउंड्स हैं। बॉन्ड एंगल क्या होता है? सिंपल सी बात है, किसी भी एक मॉलिक्यूल में जब 2 या 2 से ज़्यादा बॉन्ड्स बनते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा बॉन्ड्स बने तो उन बॉन्ड्स के बीच का एंगल ये बॉन्ड एंगल होता है। तो ये बॉन्ड एंगल ही मुझे देखना है किसका कम होगा किसका ज़्यादा होगा। मुझे ऐसा बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि कुछ 3-4 स्पेसिस दे दी जाती हैं और उन 3-4 स्पेसिस में ये कहा जाता है कि अरेंज कर दो बॉन्ड एंगल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या बॉन्ड एंगल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए ध्यान से समझिए। आपको इन तीनों में बॉन्ड एंगल्स देखने हैं। आप सबसे पहले चेक कीजिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो आप मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन पाएंगे sp3, BF3 का पाएंगे sp2 और BeCl2 का पाएंगे sp। तरीका कौन सा लगाएंगे आपकी मर्जी है, ट्रिक से मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा काम चल जाता है तो आप ट्रिक अप्लाई कर लेना। वो ट्रिक क्या था वो आप रिकॉल कर लो। सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट अटैच्ड प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज डिवाइड बाई 2, तो ये आपका स्टेरिक नंबर 4 आ जाता है। तो 4 में sp p p d d d d याद आ गया होगा। तो 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। सिमिलरली ये sp2 ये sp। अब sp3 में ये पॉइंट फिक्स है कि बॉन्ड एंगल आपका एग्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट होता है अगर वो आइडियल हाइब्रिडाइजेशन है। तो वो लोन पेयर्स घुस गए उसमें तो एंगल थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर जाएगा।
एटम्स अलग अलग हो गए तो भी एंगल फ्लक्चुएट कर जाएगा। लाइक सपोज मैं यहाँ पे एक H ले लूँ, एक Cl ले लूँ, एक Br ले लूँ, एक F ले लूँ, तो भी ये एंगल्स सारे 109 नहीं रहेंगे। ये कब 109 रहेंगे? जब चारों ग्रुप सेम लगे हुए हों, जब चारों ग्रुप सेम लगे हुए हों, चाहे वो चारों लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हों या वो चारों चाहे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हों, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आइडियल रहेगा, चारों ऑर्बिटल्स एक जैसी रहती हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल रिजल्टिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड में 109 डिग्री 28 मिनट ही होता है। आप कहेंगे सर अच्छा अलग अलग हुए तो बॉन्ड एंगल्स क्या होंगे और किस में कितना होगा, कौन सा कम ज़्यादा होगा? तो हम लोग इतना यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले इस लेवल पे। उसके लिए तो फिर हमें हाइब्रिडाइजेशन दोबारा से एक नए तरीके से पढ़नी पड़ेगी, जहाँ हमें एग्जैक्ट हाइब्रिडाइजेशन देखनी होती है कि हर हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितने परसेंट S है, कितने परसेंट P है। वो बहुत लंबी कहानी हो जाती है, हम लोग 11th-12th में बिल्कुल नहीं पढ़ते। तो हम सिर्फ इतना ध्यान रख लेते हैं कि भाई sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट आना है। अगर लोन पेयर घुस गए तो इसमें कोई चेंज हो सकता है। सिमिलरली bf3 sp2 एंगल 120 डिग्री आना है। अगर कोई लोन पेयर घुस गए तो ये एंगल में कुछ फ्लक्चुएशन आ सकती है। एटम अलग अलग हो गए तो भी एंगल्स चेंज हो सकते हैं, बट उस सिचुएशन पे हमें जाना नहीं है। BeCl2 में sp हाइब्रिडाइजेशन है, 180 डिग्री एंगल होता है। ये बिल्कुल फिक्स है, इसका कोई कहीं ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन नहीं दिखेगा आपको। आप सिंपली हाइब्रिडाइजेशन देख के उसके एंगल का प्रेडिक्शन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि यहाँ पे जो बेरिलियम और क्लोराइड के बीच के एंगल्स होंगे, बेरिलियम क्लोराइड और बेरिलियम क्लोराइड के बॉन्ड्स के बीच के जो एंगल होंगे वो 180 डिग्री होंगे, जबकि BF3 के अंदर वो 120 होगा, जबकि CH4 के अंदर वो आपका 109 डिग्री 28 मिनट होगा। ये एक फैक्टर है जिससे आप बॉन्ड एंगल का आइडिया ले पाएंगे। और देखते हैं कुछ। मान लीजिए मेरे पास कोई एक मॉलिक्यूल है, लेट मी कॉल ये एक मॉलिक्यूल है जिसके साथ ये 3 बॉन्ड बने हुए हैं। कोई लोन पेयर दिखा नहीं रहा मैं, तो इसका मतलब तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कोई ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर है जहाँ पे यहाँ ये 3 बॉन्ड्स बने हुए होंगे। क्या हो अगर यहाँ पे बॉन्ड 2 रह जाए और एक लोन पेयर आ जाए? क्या हो यहाँ अगर बॉन्ड 2 बने हुए हों और यहाँ पे एक डाइवेलेंट बॉडी जुड़ी हुई हो, मतलब ऑक्सीजन जैसा कुछ? क्या हो अगर यहाँ पे 2 बॉन्ड बने हुए हों और यहाँ कोई ट्रिपल बॉन्डेड एटम, कोई ट्राइवेलेंट बॉडी इसके साथ जुड़ी हुई हो, लाइक नाइट्रोजन? ये सब सिचुएशंस हो सकती हैं। अगर आप इन सभी सिचुएशंस की, ए कौन है मैं कुछ नहीं डिफाइन कर रहा, बट अगर ये सिचुएशन कहीं पे भी हुई तो डेफिनेटली वो ए आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही होगा। डेफिनेटली वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही होगा। सही है। अब आप देखिए, ये हमारे पास 4 एग्जांपल्स थे, तो इन 4 एग्जांपल्स में मैं देखना चाहता था, लेट मी से इन बॉन्ड एंगल्स को देखना चाहता था कि ये बॉन्ड एंगल्स क्या रहेंगे, मतलब किस में कम होगा, किस में ज़्यादा होगा। वसेपर थ्योरी ने हमें बताया कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है। वसेपर थ्योरी को रिकॉल करो, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, देन उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता है, देन उसके बाद बॉन्ड पेयर होता है। आप लोगों ने बुक में ये बात पढ़ी भी थी। मैंने कहा था कि मैं इससे ज़्यादा कंसर्न्ड नहीं हूँ क्योंकि मुझे ये ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है कि इसको ऐसा लिखना चाहिए था SBP, सिंगल बॉन्ड पेयर। मतलब ये वाला जो लोन पेयर रिपल्शन करेगा वो इस बॉन्ड पेयर से ज़्यादा करेगा, इस बॉन्ड पेयर से ये लोन पेयर ज़्यादा रिपल्शन करेगा। मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, इससे मैं कन्फर्म्ड हूँ कि ये वाला जो बॉन्ड पेयर्स है ना वो इससे पक्का ज़्यादा रिपल्शन करेगा। यानी कि जब यहाँ पे लेट मी कॉल तीनों बॉडीज लगी हुई थी BBB ऐसे कुछ, तो ये बॉन्ड पेयर इन 2 बॉन्ड पेयर्स को रिपेल कर रहा था। एंगल कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू था, लेट मी कॉल इट 120 डिग्री। जब यहाँ से एक बॉन्ड हट गया और उसकी जगह पे लोन पेयर आ गया, अब लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर तो कुछ नहीं है, वो तो जस्ट एक नेगेटिव चार्ज क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स को रिपेल ज़्यादा कर सकता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड पेयर। रिजल्टिंग जब इन लोन पेयर्स ने इस बॉन्ड पेयर्स को ज़्यादा रिपेल करना शुरू किया तो ये जो एंगल है, ये एंगल घट के कुछ 120 डिग्री से लेसर हो गया, जो कि पहले 120 डिग्री था। ये वसेपर में हम सारी बातें पढ़ गए हैं, जस्ट उनको रिकलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे वो लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे वो 2 बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड है, और वो डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थी,
ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी थी, जबकि ये तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इन 2 बॉन्ड्स को ज़्यादा रिपेल करती है। कितना ज़्यादा, यहाँ थोड़ा डाउट आता है। सम टाइम कहते हैं कि लोन पेयर डोमिनेट करता है, सम टाइम कहते हैं कि डबल बॉन्ड डोमिनेट करता है। तो हम लगभग एक जैसा मान लेते हैं कि लोन पेयर का जो इन बॉन्ड्स को रिपल्शन होगा और डबल बॉन्ड को जो इन बॉन्ड्स का रिपल्शन होगा वो लगभग सेम होगा। तो मैं इसमें और इसमें कोई ज़्यादा डिमार्केशन नहीं कर सकता कि भाई कौन सा कम होगा कौन सा ज़्यादा होगा। और जब ये बॉन्ड एंगल रिड्यूस होगा तो डेफिनेटली ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये बढ़ जाएगा। पहले देखिए यहाँ पे ये भी 120 था, ये भी 120 था। अब जब ये रिड्यूस हो गया तो यहाँ पे ये बॉन्ड एंगल वैल्यू बढ़ गया 120 से। यहाँ तो कोई बॉन्ड था ही नहीं, यहाँ तो कोई ग्रुप था ही नहीं, तो सिर्फ एक ही बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा था। यहाँ 2 तरह के बॉन्ड दिख रहे हैं, एक ये जो छोटा हुआ और एक ये जो बड़ा हो गया। और यहाँ पे जो ये 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको दिखेगा बॉन्ड का, वो इन बॉन्ड्स को बहुत भयंकर रूप से रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल यहाँ डेफिनेटली मिनिमम हो जाएगा। तो ये वाला जो एंगल होगा वो डेफिनेटली बहुत मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब अगर मैं सपोज करो यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं लिखता कुछ भी, और मैं इन एंगल्स को एक टर्म असाइन कर देता हूँ, लेट मी राइट इट अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। ये मेरे पास बॉन्ड्स हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ सबसे ज़्यादा बड़ा बॉन्ड कौन होगा। तो डेफिनेटली अल्फा जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, 120 निकल रहा था। इन दोनों पे मैं डाउटफुल था, ये सबसे छोटा होगा, ये वाला सबसे छोटा होगा, डेल्टा सबसे छोटा होगा। तो इसको मैं यहाँ रखता हूँ। अब बीटा और गामा में मेरे को सस्पेंस रहता है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बीटा समटाइम लगभग इक्वल दिखेगा मुझे गामा के, और वो ग्रेटर होगा डेल्टा से। इसकी बात नहीं कर रहा। अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा तो ये एंगल तो इसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, 120 से ज़्यादा हो चुका होगा, सबसे आगे चला जाएगा। इस एंगल को तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा। ये एंगल एक अलग है, ये एक अलग एंगल है। सो इस एंगल को मैं कंपेयर करा रहा था ओरिजिनली। तो आप देख सकते हैं कि बॉन्ड पेयर का रिपल्शन कम है, लोन पेयर और डबल बॉन्ड्स का रिपल्शन लगभग सेम है, और ट्रिपल बॉन्ड का रिपल्शन तो बहुत ही ज़्यादा है। रिजल्टिंग ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा ये वो बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, और ये वाला बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा, और ये तो उससे भी ज़्यादा होगा जो मेरे कंपैरिजन में कहीं नहीं था। तो ये एक पॉइंट है जो हमें बॉन्ड एंगल्स का कुछ हद तक आइडिया देता है। मींस लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। अच्छा, वन मोर थिंग, लोन पेयर्स का अगर मैं अकाउंट यहाँ पे बढ़ाना शुरू कर दूँ, इस एग्जांपल को हटा देता हूँ अब, और अब मैं यहाँ पे ले आता हूँ एक ऐसी बॉडी जो मुझे फ्यूचर में दिखेगी कहीं, हालांकि अभी मैं एग्जांपल्स पे नहीं दिखा के लाया, जहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। और एक बॉडी मुझे ऐसी भी दिखेगी जहाँ मेरे पास यहाँ 2 लोन पेयर्स होंगे। तो आपको पता है ये एक लोन पेयर, ये आधा लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर्स। तो इन तीनों में तो कंपैरिजन मुझे बहुत आसानी से नज़र में आता है कि ये जो लोन पेयर्स होंगे ये इस बॉन्ड्स को भयंकर रिपेल कर रहे होंगे। तो भयंकर रिपेल कर रहे होंगे तो ये सिकुड़ता यहाँ पे मिनिमम एंगल पोजेस कर रहा होगा। लेट मी नेम इट अल्फा। ये अब इससे तो कम ही रिपल्शन देगा इसको। वहाँ 2 लोन पेयर थे जो बॉन्ड्स को रिपल्शन दे रहे थे, यहाँ एक लोन पेयर है जो बॉन्ड्स को रिपल्शन दे रहा होगा। रिजल्टिंग जब ये रिपल्शन कम दे रहा होगा तो ये वाला एंगल जो होगा, बीटा ही रहने देता हूँ, ये मॉडरेट एंगल हो जाएगा दूसरे नंबर पे। और ये वाला लेट मी कॉल इट गामा, ये तो सबसे कम होगा। यानी कि इन 3 में मैं अगर कंपेयर करूँ तो जो मेरा गामा एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है। उसके बाद नंबर आएगा बीटा का, और उसके बाद नंबर आएगा अल्फा का, क्योंकि वहाँ पे 2 लोन पेयर्स रिपल्शन दे रहे हैं। व्हाट अबाउट दिस बॉन्ड पेयर्स, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन है और ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है, तो मैं अब ज़्यादा आसानी से कंपेयर नहीं कर सकता कि जो ये सपोज करें थीटा नाम दे देता हूँ उसको मैं, तो ये जो थीटा एंगल होगा वो कहाँ पे लाई करेगा। तो मैं लगभग सेम बता सकता हूँ, कभी कम कभी ज़्यादा। ये जब भी ऐसा साइन मैं लिखता हूँ तो हम क्लियर कट अलग अलग एग्जांपल्स में अलग अलग स्टोरी पा सकते हैं। तो वो हमारे कंपैरिजन का बहुत रेयर पार्ट रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें आइदर तो इन 3 में कंपेयर करना होगा, या इसको पिक्चर से हटा दीजिए, इन 3 में कंपेयर करना होगा।
तो जब आपको अल्फ़ा बीटा और थीटा में कंपेयर करना होगा तो आप याद रखिएगा यहाँ पे कि हालांकि थोड़ा गड़बड़ ये हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर दी है मैंने, तो हाइब्रिडाइजेशन अगर चेंज ना हो तभी ये कॉन्सेप्ट रहेगा। तो हाइपोथेटिकली आप बात को समझिए, या मैं इसको चेंज कर दूं तो कहाँ से चेंज करूं, अब है तो गड़बड़ थोड़ी सी, क्योंकि वहाँ पे लोन पेयर 2 दिखा गया मैं, जबकि मुझे लोन पेयर्स 2 दिखाने पे हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है। चलो छोड़ देता हूँ इस एग्जांपल को यहीं पे, बट मुझे लगता है कि अगर आप इन 3 को कंपेयर करना देखें एक बार, सी है, उसको छोड़ देते हैं यहीं पे, उसको बाहर निकाल दो, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो सकती है और हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी तो फिर हाइब्रिडाइजेशन पहले डिसाइड करने वाला रहेगा बॉन्ड एंगल को, तो इसलिए इनके ऊपर आ जाओ, उसको फिर किसी एग्जांपल पे मैं समझा देता हूँ आपको, जस्ट इसको फॉलो करता हुआ। इन 3 को आप देखो एक बार, यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक पेयर है, तो इन दोनों के अंदर तो मैं वेरी मच श्योर हूँ कि ये वाला जो एंगल होगा वो मिनिमम होगा, बीटा जो है वो मिनिमम होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं। गामा और अल्फा, गामा और थीटा ये लगभग सेम होंगे, मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे नॉन बॉन्डेड है, यहाँ पे बॉन्डेड है, तो सिचुएशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, तो हमारे पास फिर जवाब दे पाना मुश्किल होगा। हम ये कह सकते हैं कि अल्फ़ा और थीटा लगभग सेम हैं और बीटा जो है वो मिनिमम है। अब उस पॉइंट पे आ जाता हूँ कि उस पॉइंट को कैसे क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल चेंज कर लेता हूँ, सी हेयर, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे एक ए ले लिया, अब की बार 3 बॉन्ड पेयर्स ले लिए, एक लोन पेयर ले लिया, और यहाँ पे मैंने एक ए ले लिया और 4 बॉन्ड पेयर्स ले लिया। यस, अब ठीक है। अब इन 3 के एंगल्स को मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, तो अब मुझे साफ दिख रहा है कि ये तीनों बॉडीज़ जो हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड मिलेंगी मुझे इस सिचुएशन में। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड के केस में यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, तो 4 बॉन्ड पेयर्स जब बाकी बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करेंगे तो आइडियली जो एंगल होना चाहिए अगर 4 बॉडीज सेम है तो वो 109 डिग्री होगा। जबकि इस सिचुएशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर्स को रिपेल कर रहा है, तो लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन ज़्यादा होता है, रिजल्टिंग ये एंगल रिड्यूस होकर 107 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे तो वो 2 लोन पेयर आ खड़े हुए जो इन बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करेंगे, रिजल्टिंग जो ये एंगल होगा ये और भी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा। क्या ये एग्जैक्टली 105 हो जाएगा या उससे कुछ कम होगा, या ये 107 होगा या उससे कुछ कम होगा, ये सब बातें हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर अटैचिंग दीज एटम्स हियर। यहाँ पे मुझे कुछ एटम्स अटैच करने होंगे और उन सब को देख के ही मैं क्लियरली बता पाऊँगा कि बॉन्ड एंगल आपका बढ़ेगा या घटेगा, कितना घटेगा या कितना बढ़ेगा। बट पर्टिकुलरली जो पॉइंट आपको फोकस करना है वो सिर्फ ये फोकस करना है कि यहाँ पे लोन पेयर्स 2 हैं जो ज़्यादा रिपेल करेंगे इन बॉन्ड्स को, यहाँ पे लोन पेयर 1 है जो इन 3 बॉन्ड्स को कम रिपेल करेगा, और यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं जो मिनिमम रिपल्शन शो करके मैक्सिमम 109 डिग्री एंगल रिप्रेजेंट करेंगे। सी, यहाँ मेरे पास ये 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, ये वही पुराने एग्जांपल्स हैं। टेट्राहेड्रल के साथ हमने देखा वेसेपर थ्योरी स्टार्टिंग पे पढ़ते हुए कि 4 बॉन्ड पेयर्स ऐसे 109 डिग्री एंगल पे एग्जिस्ट करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से मैं एक हटा देता हूँ और उसकी जगह पे कोई लोन पेयर आ जाता है लाइक दिस, तो ये लोन पेयर अब दिखेगा नहीं, यहाँ कोई एटम नहीं आना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो इनको भयंकर रूप से रिपेल करेगा, जिससे इनका एंगल रिड्यूस होकर 109 की बजाय 107 बन जाएगा। अगर यहाँ पे एक और लोन पेयर आ गया तो दिखेगा नहीं, वो 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं वो और ज़्यादा इसको रिपेल करेंगे और ये एंगल रिड्यूस होकर 105 पे चला जाता था। तो ये वैसा सीन था जहाँ 2 लोन पेयर्स रिपल्शन दे रहे हैं बॉन्ड्स को, यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर रिपल्शन दे रहा है, बाकी 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, तो रिजल्टिंग यहाँ का एंगल मिनिमम है, यहाँ का एंगल मैक्सिमम है। और यही चीज़ मैं आपको उस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर के अंदर समझा रहा था, जस्ट इससे पीछे वाला, जहाँ पे एक छोटा सा एरर हो गया था कि ये वाला एक्स्ट्रा अलग हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल आ गया था। सी हियर, यहाँ पे ये ऐसा ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर था, तीनों बॉन्ड एंगल्स बराबर एक जैसे थे तो रिपल्शन बराबर मिल रहा था। तो सारे बॉन्ड एंगल्स जो आपको यहाँ पे 3 दिख रहे हैं वो 120 के थे। जैसे ही यहाँ पे लोन पेयर आ गया
सपोज़ कीजिए ये वाला लोन पेयर आ गया, अब एटम तो कोई आना नहीं है, ये तो भारी भरकम इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो वो इसको ज़्यादा रिपेल करता और रिपेल करके इसको थोड़ा सा रेड्यूस कर देता, ये एंगल रेड्यूस होकर 120 से लेसर हो जाता। अगर सपोज़ यहाँ पे डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता लाइक दिस, ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, वो भी इसको अच्छा खासा रिपेल करता, तो लोन पेयर के बराबर कर सकता था। अगर सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड इतना रिपेल नहीं कर पा रहा था, बट जब डबल बॉन्ड हो गया तो डबल बॉन्ड लगभग लोन पेयर के बराबर का रिपल्शन क्रिएट कर रहा था। और अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाता, इस जगह पे यूँ ट्रिपल बॉन्ड हो जाता, तो वो ट्रिपल बॉन्ड और भी ज़्यादा रिपेल करता, जिसकी वजह से ये एंगल और ज़्यादा रिड्यूस हो जाता। तो मुझे लगता है आप ये कॉन्सेप्ट कुछ हद तक जो बॉन्ड एंगल से रिलेटेड है, जस्ट बेसिकली हम लोग आइडिया ले रहे हैं कि बॉन्ड एंगल किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फिर सभी को एक साथ इकट्ठा भी लेके आएंगे और एग्जांपल्स पे स्टडी करेंगे कि कैसे बॉन्ड एंगल हमें डिसाइड करना होता है, किस में कम होता है, किस में ज़्यादा होता है। बट अभी हम लोगों ने कुछ फैक्टर्स देखे कि बॉन्ड एंगल किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, जिसमें एक फैक्टर मुझे लगता है हमें दिमाग में सेटल करना चाहिए कि अगर किसी सेंट्रल एटम के बाहर लोन पेयर्स ज़्यादा हैं तो उस टाइम पे वो एंगल को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। अगर सपोज़ किसी एटम की हाइब्रिडाइजेशन में एस करेक्टर ज़्यादा है, यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो बॉन्ड एंगल बहुत ही ज़्यादा होता है और sp3 में बहुत ही कम। तो ये 2 फैक्टर्स मेनली आज हमने स्टडी किए हैं। कुछ और फैक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे उसी वसेपर थ्योरी के अकॉर्डिंग, और फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इस बॉन्ड एंगल को कैसे हम डिफाइन करते हैं। अच्छे से इसको पढ़िएगा। गुड बाय।